Hello guys, now we are going to discuss about the nasal obstruction. ओके किसी भी पैथवे या कैविटी में ब्लॉकेज होता है उस कंडीशन को हम ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो नेज़ल कैविटी है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है या ब्लॉकेज हो रहा है उस कंडीशन को हम नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन बोलेंगे। सी द इंट्रोडक्शन। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन आर ब्लॉकेजेस ऑफ द नेज़ल कैविटी। नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पे ब्लॉकेज हुआ होता है। लाइक यहाँ पे क्या ब्लॉकेज हो रहा है, नॉस्ट्रल्स जहाँ से जो पीपल है या फिर ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या करते हैं, एयर को रिसीव करते हैं फ्रॉम दी नोज नॉस्ट्रल एंड एयर को आउट भी करते हैं। तो यहाँ पे इंटरप्शन हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द नेज़ल कैविटी। तो इट में अफेक्ट वन नॉस्ट्रल एंड इट में अफेक्ट बोथ नॉस्ट्रल। ठीक है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है दोनों नॉस्ट्रल में हो सकता है या फिर एक में भी हो सकता है। तो सी द इंट्रोडक्शन etiology. Most nasal obstructions are temporary caused by cold, allergies, sinuses infection, medications. Some जो कॉजेस होते हैं नॉर्मल होते हैं, लाइक कोल्ड जो है 5 डेज़ के लिए हुआ, वहाँ पे नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। एलर्जीज़ लाइक कभी किसी चीज़ से एक्सपोजर हुए, लाइक किसी ने परफ्यूम स्प्रे वगैरह यूज़ किया है और आपको वो टॉलरेट नहीं होती है जस्ट बिकॉज ऑफ एलर्जिक रिएक्शन, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे और उसी टाइम में आपकी जो नॉस्ट्रल्स हैं वो इरिटेट होंगे एंड इरिटेट होके स्वेल हो जाएंगे। साइनस इन्फेक्शंस जिसको होते हैं वो अकॉर्डिंग टू वेदर उनको साइनोसाइटिस होता रहता है। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस ऐसी हैं जो लाइक कोल्ड होती हैं और वो आपको अफेक्ट कर सकती हैं। द मोस्ट कॉमन कंडीशंस टू इम्पैक्ट पेशेंट आर, बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो सीवियर प्रॉब्लम कैन क्रिएट सेप्टल डेविएशन, लाइक जो सेप्टल है वो डेविएटेड होगा जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। एंड नेज़ल वाल्व कोलैप्स, जो नेज़ल्स पैथवे हैं या डोर्स हैं जहाँ से हम एयर को रिसीव करते हैं एंड आउट करते हैं, वहाँ पे जो वाल्व है वो क्या होगा, क्लोज हो जाएगा या स्टिफी हो जाएगा जिसकी वजह से जो एयर है वो पेशेंट रिसीव नहीं कर पाएगा। ओके, नेज़ल पॉलिप्स, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है वो फॉर्म हो गई जिसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्ट होगा पैथवे। एंड टर्बिनेट हाइपरट्रॉफी, टर्बिनेट एक बोन होती है जो प्रेजेंट होती है इन दी नोज़ और ये क्या करती है, जो भी हम एयर लेते हैं उसको वेट करती है, ह्यूमिडिफाई करती है। लाइक ड्राई एयर जो है हमारे म्यूकस को टीयर कर सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, हमारी जो बोन है टर्बिनेट बोन वो हेल्प करती है एयर ह्यूमिडिफाई करने के लिए। अगर ये हाइपरट्रॉफी हो गई तब भी नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। व्हाट कैन बी द रिस्क फैक्टर्स? फर्स्ट इज एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, किसी को एलर्जी है किसी चीज़ से, अगर राइनाइटिस हो गया उसकी वजह से तो क्या होगा, जो नेज़ल म्यूकस है वो क्या होगा, इरिटेट होगा एंड स्वेलिंग होगी। ओके, देन नेज़ल पॉलिप्स फॉर्मेशन अगर हुआ तब भी वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से भी जो है पैथवे ऑब्स्ट्रक्ट हो सकता है, लाइक नैरो हो सकता है एरिया। ओके, नेज़ल पॉलिप्स की वजह से ऑब्वियसली अगर पॉलिप्स एनलार्जमेंट हुए वहाँ पे या फिर पॉलिप्स फॉर्मेशन हुआ तो भी जो एरिया है वो क्लोज हो सकता है, पेशेंट एयर नहीं रिसीव कर सकता फ्रॉम द आउटसाइड। फॉरेन ऑब्जेक्ट्स इन द नोज़, कोई भी फॉरेन बॉडी है जो वो एंटर हो गई इन द नोज़ तो वन नॉस्ट्रल कैन बी ऑब्स्ट्रक्ट। ओके, ओवरसाइज एडेनॉइड्स। ठीक है, ओवरसाइज्ड एडेनॉइड्स वो होते हैं जो हमारी बैक साइड ऑफ द नोज़ प्रेजेंट होते हैं टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। जैसे हमारे माउथ में टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं वैसे नोज़ के बैक साइड में एडेनॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। अगर ये ओवरसाइज्ड हो गए ड्यू टू एनी इन्फेक्शन तो भी जो पैथवे है वो क्लोज हो जाएगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। एयर पॉल्यूशन, ड्यू टू एयर पॉल्यूशन जो म्यूकस है वो क्या होगा, ड्राई होगा एंड इरिटेट होगा, देन कॉज स्वेलिंग। एंड स्वेलिंग होगी तो ऑब्वियसली क्या होगा, लाइक ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, एक्सपोजर टू दी स्मोक एंड स्मोकिंग, लाइक कभी कभी क्या है, पेशेंट जो हैं एक्सपोजर टू दी स्मोक होते हैं वो भी एलर्जिक होते हैं, तो इसलिए क्या होगा, ये भी इफेक्ट कर सकते हैं फॉर दी ऑब्स्ट्रक्शन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, नेज़ल कंजेशन और स्टिफनेस। ठीक है, लाइक नेज़ल कंजेशन हो सकता है ड्यू टू एनी
इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक वेदर चेंज होता है तब भी, या फिर कुछ डस्टी एरियाज़ में अगर पेशेंट जाते हैं तो नेज़ल ब्लॉकेज और ऑब्स्ट्रक्शन कैन बी अकर ड्यू टू एनी इन्फेक्शन। ओके, डिफ़िकल्ट इन ब्रीदिंग थ्रू दी नोज़, जब ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है तो ब्रीदिंग ऑब्वियसली नहीं ले पाएंगे, माउथ के थ्रू लेंगे। डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, लाइक पेशेंट जो है सो नहीं पाएगा बिकॉज माउथ ओपन करके कभी कोई नहीं सोता। मोस्ट ऑफ द पीपल स्लीप विथ क्लोज माउथ। ओके, तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी हो सकती है बिकॉज नोज़ जो है वो क्लोज नहीं है, सॉरी ओपन नहीं है उसके नॉस्ट्रल्स, और माउथ क्लोज कर नहीं सकते एट द नाइट। तो क्या करना है इन द नाइट, तो क्या करना है, पेशेंट जो है वो इरिटेट होगा एंड जो नेजल नॉस्ट्रल्स हैं वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाएंगे। डिफ़िकल्टीज गेटिंग इनफ एयर थ्रू दी नॉस्ट्रल ड्यूरिंग एक्सरसाइज और एक्सर्शन, जिस टाइम में पेशेंट को अगर इन्फेक्शन है या एलर्जिक रिएक्शंस हैं उस टाइम में वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा क्योंकि नोज़ के थ्रू ब्रीथ नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, क्योंकि हिस्ट्री पे डिपेंड करता है पेशेंट को क्या डायग्नोसिस हो सकता है या क्या प्रॉब्लम है जो कैसे सही हो सकती है। ओके, फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं बिकॉज हमें हेल्थ ऑफ स्टेटस देखना होता है। अगर इन सबसे चीज़ें क्लियर नहीं हुई देन इन्वेस्टिगेशन कराने हैं। फर्स्टली हमें एक्सरे कराना है टू नो द ऑफ जो नेजल वेल्व है उसके बारे में कितना ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है। ओके, एंड सिटी स्कैन करना है अगर एक्सरे से क्लियर नहीं हुआ है। सिटी स्कैन से भी कुछ क्लियर नहीं हुआ है देन क्या करना है, एमआरआई करनी है। मैनेजमेंट, ट्रीट द अंडरलाइन कॉजेज़, लाइक फर्स्टली हमें देखना है कहीं नॉर्मल चीज़ों से तो कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो हमें उस कॉजेज़ पे ध्यान देना है। लाइक एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो एलर्जी की जो चीज़ें हैं उनसे एक्सपोजर होने के लिए मना करना है। एंड अगर कोई अगर कोई डिजीज़ फॉर्मेशन हुई है उसके लिए हमें फार्माकोलॉजिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट अप्लाई करना है। नेजल ऑब्स्ट्रक्शन इज यूजली मैनेज्ड बाय फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ एलर्जीज एंड मेजर डिसऑर्डर्स। ओके, जो कुछ एलर्जीज हुई हैं, मेजर डिसऑर्डर्स हैं, वो ओवरऑल डिपेंड करते हैं फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पे। स्टेरॉइड एज नेजल स्प्रे आर प्रिस्क्राइब टू डिक्रीज इन्फ्लेमेशन ऑफ द नोज एंड टर्बिनेट्स। ठीक है, अगर इन्फ्लेमेशन हुआ है तो स्टेरॉइड स्प्रे जो है डॉक्टर ऑर्डर कर सकते हैं फॉर द पेशेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट क्या होगा, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जरी में बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ डेविएटेड सेप्टल नेजल सेप्टम एंड नेजल सेप्टम, या फिर पॉलिप्स हुई हैं या फिर हाइपरट्रोफाइड टर्बिनेट। ठीक है, इन सब में क्या है, जो एक्स्ट्रा टिश्यूज़ हैं उनको कट आउट किया जाएगा जिसकी वजह से क्या हो, जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है वो नॉर्मल आ जाए। ठीक है, सर्जरी इज़ डन टू श्रिंक द टर्बिनेट्स विद यूज़ ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी। फर्स्टली हमें सर्जरी जब करनी है जब टर्बिनेट बोन है जो उसको स्मॉल साइज में लाना है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। ओके, जो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हुए हैं उनको डेड करना है रेडिएशन के थ्रू एंड देन सर्जरी करनी है। ओके, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या हो सकता है, चेक द वाइटल साइंस, आइडेंटिफाई द कॉजेटिव फैक्टर्स ऑफ नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, हमें देखना है कि मेन कॉज क्या है इस ऑब्स्ट्रक्शन के पीछे। टीच द पेशेंट टू अवॉइड एक्सपोजर टू द एलर्जिक स्मोकिंग एंड परफ्यूम एक्सेट्रा। कुछ चीज़ें हैं जो पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं लाइक स्मोकिंग और परफ्यूम्स, इनको एक्सपोजर होने के लिए मना करना है, इसके सामने जाने के लिए मना करना है। स्टीम इनहेलेशन हेल्प टू एलिविएट नेजल कंजेशन। स्टीम इनहेलेशन जो है हेल्पफुल होती है फॉर दी चेस्ट इन्फेक्शन ऑल्सो एंड फॉर दी नेजल ऑब्स्ट्रक्शन ऑल्सो। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, कुछ मेडिसिन हैं जो हमें एडमिनिस्टर करनी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर ऑर्डर। स्टीम इनहेलेशन हम इसलिए देते हैं बिकॉज इसमें क्या है, जो स्वेलिंग है वो कम हो जाती है एंड जो भी स्ट्रेचिंग होती है इन दी मसल्स वो भी लूज़ हो जाती है, जिससे कि क्या हो, पेशेंट जो है नॉर्मली ब्रीथ कर सके, या कफ होता है तो उसको भी जो कफ है वो स्टॉप हो जाएगा। इन केस ऑफ नेजल डिफॉर्मिटीज सच एज डेविएटेड नेजल सेप्टम, इनकरेज द पेशेंट टू फॉलो मेडिकल एडवाइजेस। अगर नेजल सेप्टम जो है डेविएटेड हुआ है उस बीच में पेशेंट को हमें डॉक्टर के लिए भेजना है, लाइक जो भी सर्जन है उनके पास उनको रेफ़र करना है एंड देन आगे का जो प्रोसेस है वो डॉक्टर कंप्लीट करेंगे। अगर सर्जरी के लिए बोल दिया डॉक्टर ने देन व्हाट यू विल डू,
प्री ऑफ और पोस्ट ऑफ दोनों केयर्स के बारे में है। इंश्योर इन्फॉर्म्ड कंसेंट फॉर सर्जरी इज़ टेकन बिफोर द सर्जरी। ऑब्वियसली सारी जो सर्जरीज हैं उनसे पहले सारे हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल है कि वो साइन करते हैं, कंसेंट फॉर्म में पेशेंट के कराते हैं एंड उनके रिलेटिव्स के कराते हैं। एंश्योर द एनेस्थेटिक इवैल्यूएशन, एनेस्थीसिया के जो पेशेंट होते हैं वो सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद एनेस्थीसिया के लिए या फिर सर्जरी के लिए अलाउ करते हैं। इसमें ओवरऑल सारे टेस्ट देखते हैं ये लोग, लाइक कोई ऑर्गन्स तो नहीं है, ऑर्गन्स कोई फेल तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि लिवर अगर डैमेज हो रहा है तो एनेस्थीसिया जो है हार्मफुल होता है। एंश्योर दैट प्री ऑपरेटिव ब्लड चेक्स आर डन, ड्यूरिंग सर्जरी जो ब्लड है वो रिक्वायर हो सकता है, तो उससे पहले सारे जो ब्लड्स हैं वो कलेक्ट करने हैं जो उनको चढ़ सकते हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन में है वो भी कराने होंगे, ठीक है, लाइक वायरल मार्कर वगैरह सर्जरी में। एंड चेक द वाइटल साइंस, कीप द पेशेंट निल्पर ओरल, बिकॉज एनेस्थीसिया होगा तो पेशेंट कभी कभी वॉमिट करेगा, अगर खाना खाया होगा तो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, क्योंकि सेमी कॉन्शियस पेशेंट हो सकता है या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट हो सकता है। असेस द एंजाइटी लेवल, वी एंश्योर द पेशेंट प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, हमें पेशेंट को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी है एंड हमें उसका एंजाइटी लेवल को असेस करना है, अकॉर्डिंग टू दैट हमें उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देनी है। अगर नहीं देंगे तो पेशेंट के वाइटल्स नॉर्मल नहीं होंगे एंड वाइटल्स नॉर्मल नहीं होंगे तो सर्जरी नहीं हो सकती। ओके, एडमिनिस्टर प्री मेडिकेशंस पोस्ट ऑपरेटिवली इन्फॉर्म द पेशेंट दैट ही और शी नीड टू हैव माउथ ब्रीथ एज नेजल पैक इज इन प्लेस। ओके, उसको बताना है एंड प्री मेडिकेशन जो एडमिनिस्टर करनी है एंड बताना है कि पोस्ट ऑपरेटिव कंडीशन आपकी ऐसी होगी जिसमें आपको माउथ के थ्रू ही नोज़ लेनी है, क्योंकि नेजल पैक जो है वो प्लेस कर दिया जाएगा। एज इट इज़ ड्राई केयर प्रोसीजर, देन पेशेंट को ब्लीडिंग तो होगी नहीं एंड म्यूकस भी नहीं आएगा। अगर इन केस एपिस्टेक्सिस हो रहा है, लाइक ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज अगर आ रही है, देन यू हैव टू इन्फॉर्म फिजिशियन इमीडिएटली। ओके, चेक द ड्रेसिंग फॉर द ब्लीडिंग। ओके, हमें ड्रेसिंग भी एग्जामिन करनी है कि ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है इंटरनल साइड। एंड एडवाइज द पेशेंट टू डू कंप्लीट बेड रेस्ट। ओके, while doing rest, patient should have their head elevated at least for first 48 hours. Okay, 48 hours तक ब्लड को पेशेंट को हमें अप करके रखना है। It will help to promote drainage and help in reducing comfort due to edema. पेशेंट का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो नॉर्मली होगा, हेल्पफुल होगा एंड एडिमा जो है स्वेलिंग वगैरह नहीं आएगी। एडमिनिस्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशन, जो भी पोस्ट ऑपरेटिव मेडिकेशंस हैं वो एडमिनिस्टर की जाएंगी टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन। एंड आस्क द पेशेंट अबाउट पेन एंड डिस्कम्फर्ट लेवल, पेशेंट से हमें पूछना है लाइक माउथ के थ्रू आप ब्रीथ कर रहे हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट तो नहीं हो रहा है, अगर ज़्यादा हो रहा है कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन टेल मी। ओके, असेस फॉर साइन ऑफ हेमरेज एंड इन्फेक्शन, सर्जरी हुई है तो हमें हेमरेज के लिए या इन्फेक्शन के लिए हमें हमेशा असेस करना होता है। असेस द एंजाइटी लेवल, ओके, एंड प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, डिस्कस विद पेशेंट अबाउट नेचर ऑफ डिजीज़, पेशेंट का माइंड डाइवर्ट करने के लिए हमें उसके डिजीज़ के बारे में डिस्कस करना है एंड हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ ना हो इसलिए उसको कैसे प्रिवेंट करना ये सारा हमें उसे बताना है।